आदाब, मेरा नाम है मोनिस अनवर और आप देख रहे हैं मुंसिफ टीवी की खास पेशकश बेबाक मुंसिफ। कह सकते हैं कि आज़ाद भारत की राजनीति जितनी पुरानी है उससे थोड़ी ही कम पुरानी है दल बदल की राजनीति। दल बदल की राजनीति दशकों से भारत में दल बदलू नेताओं का जलवा दिखा रही है। आज एक बार फिर बिहार की सियासत में यह जलवा देखने को मिला। नीतीश कुमार ने आज 9वीं बार बिहार के सीएम के तौर पर शपथ ली। उन्होंने बिहार के राजभवन में शपथ ली है। उनके साथ 8 अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इससे पहले दिन बिहार के सीएम पद से इस्तीफा दिया था और इस्तीफे के साथ ही बिहार में 17 महीने पुरानी महागठबंधन की सरकार का खात्मा हो गया। खात्मा सिर्फ इस सरकार का नहीं, इंडिया अलायंस का भी माना जा रहा है। आज इस सियासी हादसे का असर तेलंगाना पर क्या होगा उस पर भी करेंगे चर्चा, और नीतीश कुमार का सियासी कद क्या रह जाएगा इस पर भी करेंगे तफसील से बातचीत। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कांग्रेस के सीनियर लीडर शुजात अली सूफी साहब। आपका इस्तकबाल है शुजात सूफी साहब। मेरे साथ श्रीनिवास साहब जुड़ रहे हैं, बीजेपी के सीनियर लीडर और स्पोक पर्सन हैं। श्रीनिवास साहब, आपका भी इस्तकबाल है। और बीआरएस लीडर और यंग आइकन हमारे साथ फैसल खान मौजूद है हमारे साथ। फैसल खान, आपका भी इस्तकबाल है। सबसे पहले मैं शुजात अली साहब आपके पास आऊँगा। आपके पास आने का एक रीज़न है और रीज़न बड़ा मजबूत है। आज मेरे पास मजबूत इसलिए है क्योंकि आपका जो 28 पार्टियों का गठबंधन बन रहा था और जो उसके बानी थे नीतीश कुमार साहब, वो तो छिटक गए अब आपके पाले से। और आपकी जो भारत जोड़ो यात्रा है वो भी झारखंड में आने वाली है। क्या असर देखेंगे, क्या कहेंगे नीतीश कुमार के इस दल बदल को? देखिए, आपने अपने इंट्रोडक्शन में ये कहा था कि इंडिया ब्लॉक भी ख़त्म हो गया है। ये बिल्कुल आपका गलत स्टेटमेंट है इंट्रोडक्शन में जी। इंडिया ब्लॉक जो है बहुत फायदे में रहेगा, क्योंकि नीतीश कुमार एक बहुत बड़ा बैगेज बन गए थे इंडिया ब्लॉक पर। देखिए, पॉलिटिक्स में इख्तिदार ही सब कुछ नहीं होता, और ये जो हुआ है बिहार में उसको मैं ये कहने पर मजबूर हूँ कि ये नथिंग बट पॉलिटिकल प्रॉस्टिट्यूशन है। क्योंकि एक आदमी एक बार नहीं बल्कि कई कई बार जो है एक पार्टी को ख़राब कहकर दूसरी पार्टी में जाता है, उस पार्टी को फिर कहता है कि वो ठीक नहीं है, फिर उसी गंदी पार्टी में चला जाता है। ये क्या लेवल है पॉलिटिक्स का, ये क्या मेयार है, ये क्या जो है विखार है, ये नाकाबिल फ़हम है। जहाँ तक इंडिया ब्लॉक का सवाल है, इंडिया ब्लॉक बहुत स्ट्रांग है, लोगों के दिलों में बहुत बड़ी जगह बन गई है भारत जोड़ो यात्रा की वजह से। और नीतीश कुमार का जाना कोई रीज़न के बगैर है। और रीज़न क्या है? बज़ाहिर बता रहा हूँ मैं, बज़ाहिर कोई रीज़न दिखाई नहीं देता, लेकिन सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जब इलेक्शन का ज़बरदस्त जोर चल रहा था, कैंपेन चल रहा था जी, तो तेजस्वी यादव ने बड़े यकीन के साथ कहा कि वो 5 लाख लोगों को जॉब देंगे। तो नीतीश कुमार ने कहा था कि ये असंभव है, नामुमकिन है। लेकिन इस लड़के ने बता दिया कि अगर डिटर्मिनेशन हो तो हर चीज़ मुमकिन है। और बिहार में अभी कल की तकरीर में गवर्नर ने कहा था कि 4.5 लाख लोगों को रोजगार मिला है, सरकारी नौकरियां मिली हैं। तो ये कोई मामूली कारनामा था क्या? तो मेरा ये अर्ज करना है कि इंडिया ब्लॉक जो है मुस्तहकम हो गया है, क्योंकि बैगेज जो था नीतीश कुमार के रूप में, वो बैगेज हमारी मुखालिफ पार्टी बीजेपी की तरफ चला गया है, जो एक तरह से ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज है। आपको याद है कि नीतीश कुमार ने क्या कहा था कि मैं मर जाऊंगा लेकिन बीजेपी में नहीं जाऊंगा। ठीक है। और दूसरी तरफ जो सो कॉल्ड क्या कहते हैं अमित शाह, जो अपने आप को जो है बहुत बड़ा चाणक्य समझते हैं, तोड़मुखा समझते हैं बीजेपी के, उन्होंने भी एक पब्लिक मीटिंग में बड़े जोर से ये कहा कि लल्लन सिंह सुन लो, नीतीश सुन लो, चाहे कुछ भी हो जाए तुम लोगों के लिए बीजेपी के रास्ते हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गए। सही। तो रास्ते बंद हो गए तो रास्ते क्यों खुले? और नीतीश कुमार ने ये कहा कि मैं मर जाऊंगा, वहां नहीं जाऊंगा। हालांकि मरे नहीं, जिंदा है,
जिंदगी के साथ वहां चले गए। तो ये नाकाबिले फहम बातें हैं। और नीतीश कुमार ने एक बहुत बड़ा जो है गेम चेंजर के नाम से एक काम किया था। उन्होंने जो है मुख्तलिफ ज़ात पात के लोगों की मरदमशुमारी करवाई थी और ये कहा था कि बहुत बड़ा जो है इनके पास ये तीर है, इनके धनुष जाति में। आधारित करना। हाँ, बिल्कुल। तो वो जो था, लोग वहाँ ये पूछ रहे थे कि भाई तुम पिछले 30 साल से हुकूमत कर रहे हो, किसने तुमको रोका? तुमने क्यों जो है वो नहीं दिया, रिजर्वेशन नहीं दिया इन लोगों को? हाँ, वो रिजर्वेशन भी बढ़ा दिया। हाँ, तो आपको जो है आपने पूरे जितने भी आपके पास खाने थे वो सारे के सारे खाने आपके खुल गए हैं, कुछ बचा नहीं। तो आपने चाहा कि ये करेंगे, लेकिन ये काम जो है इसलिए भी नाकाम हो गया बीजेपी में जाने से, क्योंकि बीजेपी जो है चाहे कोई भी कुछ भी कह लें, आला जात के लोगों की पार्टी है और आला जात के जो हिंदू भाई हैं वो हरगिज़ नहीं चाहते कि कमज़ोर तबक़ात को उनका मुस्तहिक़ा मुकाम दिया जाए। तो लोग कैसे यकीन करेंगे कि ये और कुछ काम कर सकेंगे हमारे लिए? चलिए मैं आऊँगा आपके पास। श्रीनिवास साहब, आपकी तरफ रुख करूँगा। शुजात अली सूफ़ी साहब ने बड़ी सारी बातें कही हैं, कुछ बातें मैं भी कहना चाह रहा था, लेकिन अब क्योंकि सवाल उन्होंने इतने सारे आपके ऊपर आरोप लगा दिए हैं कि मेरा ज़्यादा सवाल पूछना अब मुश्किल हो गया है। लेकिन मैं फिर भी एक सवाल पूछूंगा। ये वही नीतीश कुमार हैं वाकई जो कह रहे थे कि मर जाऊंगा, बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा, और ये वही बीजेपी है जो कह रही थी कि दरवाजे नहीं खुलेंगे, ये दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए। क्या फ़ायदा लगा कि अचानक से ये दरवाजे भी खुल गए, दिलों पर लगा मैल भी धुल गया? श्रीनिवास साहब। शुक्रिया और आदाब हमारे दोनों दोस्तों के लिए, शुजात अली साहब और फैजल खान साहब। थैंक यू। मैं बड़े आराम से सुन रहा था शुजात अली साहब का उनका पूरे स्टेटमेंट्स। मेरा सजेशन ये है, भले हम किसी भी पार्टी की किसी छोर में हैं, हम थोड़ा सा एड्रेसिंग में थोड़ा सा शिष्टाचार बरते, तो ये मेरा राय है, जाती राय है जी। अब देखिए, अगर आप पूरा ये इंडिया अलायंस का पूरा गठबंधन देखिए, पूरा अगर ब्रेकडाउन करें, अगर आपके पिछले 4-5 डिबेट्स में मैं बोलता आ रहा हूं जी, इंडिया अलायंस का फ्यूचर क्या है। अगर आप फ्यूचर देखें, वेस्ट बंगाल में ममता दीदी ने आपको बैन कर दिया। मैं इंडिया अलायंस पे बाद में आऊंगा, इंडिया अलायंस पे सवाल पूछूंगा। श्रीनिवास साहब, सीधा सवाल अभी नीतीश कुमार को लेकर है। पहले तो आप कह रहे थे कि दरवाजे नहीं खुलेंगे, अब ये दरवाजे खुल गए। इंडिया अलायंस पे बात करेंगे हम, नीतीश के जाने से क्या फर्क पड़ा है, दरवाजे कैसे खुल गए, सवाल का जवाब ये है। राजनीति में क्या होता है, देर बहुत सारे कैलकुलेशंस होते हैं और उनका पीछे एक मकसद होता है। फॉर एग्जांपल, मैं नीतीश का और उद्धव का और बाकी लोगों का जो गए हैं यहाँ से बीजेपी में से, जो एनडीए अलायंस में से, मैं थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड देता हूं। आप जब राजनीतिक रिश्ता तोड़ते हैं, आप एक विंडो या आप मेंटेन करते हैं ताकि आपका एक कॉमन ग्राउंड में वापस आ सके। नीतीश कुमार जी ने, जहां तक मैंने देखा है, उन्होंने पर्सनल किसी को नहीं किया। वो एक दृष्टिकोण से गए थे कि वो सोशल जस्टिस कर पाएंगे ये आरजेडी के, मगर उनका जो कैलकुलेशन था, मेरे हिसाब से जो मैं रिपोर्ट्स देख रहा हूं और जो रिपोर्ट्स मैं पढ़ रहा हूं, वो जितना वो बोल रहे थे कि हम कर सकते हैं और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो बिहार में बिगड़ रही थी, उनको चूज करना था, क्योंकि इलेक्शन भी पास आ रहे थे और जनता भी ये पूछ रही थी, आपने जो सुशासन का जो आपने प्रॉमिस किया था वो नहीं हो रहा और उनको चूज तो करना ही था। अब ये देखिए, हर एक आदमी की एक नेचर होती है। आप फॉर एग्जांपल ये बोलते हैं कि नीतीश कुमार जी को, अच्छा, तो अब वो लॉ एंड ऑर्डर सुधर जाएगा हमारे श्री बोला था। अब उनको आप कैसे एक्सेप्ट करते हैं, किस पैरामीटर पे एक्सेप्ट करते हैं?
सो ये देखिए ना, आप एक जब राजनीति में आप विंडो और थोड़े डोर्स ओपन रखते हैं, वापस एक कॉमन एजेंडा पे ऐलान भी करते हैं कि बंद है और फिर कहते हैं कि डोर्स खुले हैं, विंडोज खुले हैं। आपने तो ऐलान कर दिया ना। लेकिन ठीक है, आपसे तो कोई पूछा नहीं था। पर्सनली किसी को गाली नहीं दी है। गाली का सवाल नहीं है ना, गाली से बदतर बात है कि आप कह रहे हैं कि दरवाजे बंद है और वो कह रहा है कि मर जाऊंगा, आपके पास नहीं आऊंगा। वो मरता भी नहीं, आपके पास आता है। और आप जो है बगैर किसी रीजन के बोलते हैं। अधीर रंजन चौधरी साहब ने क्या स्टेटमेंट बोला था डेरेक साहब को, और क्या सॉरी बोलना पड़ा, वो सोचिए आप। ऐसा तो नहीं किया ना। देखिए ये सब बातें बेकार है, इसलिए बेकार है कि आपने कह दिया, कैटेगोरिकली कह दिया कि वी डोंट वांट पलटू राम। फिर कैसे दिया आपने उनको? नहीं कर सका बिहार में। आपका एक एक करके टूटता जा रहा है इंडिया अलायंस। अरे आप हमारी चिंता मत कीजिए ना। आप एक ऐसे आदमी को कैसे ले लिए जो ये कह रहा है कि मर जाऊंगा, लेकिन आपके पास नहीं होगा। वो आ गया। काहे हमारी चिंता कर रहा हो? अपनी चिंता करो। अरे आप अपनी पार्टी जोड़ो, यात्रा करो। डिस्कशन आज जो है आपके पलटू राम के ऊपर है, तो पलटू राम की तो बात करेंगे ना। पलटू राम ने ये कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं मर जाऊंगा, नहीं आऊंगा आपके पास। जब आपके साथ थे आप, वो मैं मेरे साथ, तुम्हारे साथ नहीं कह रहा हूं, मैं सिंपल बात कह रहा हूं। आज सारा दिन मैं देख रहा था अमित शाह का चीखते चिल्लाते कह रहे थे कि हमारे दरवाजे उनके लिए बंद हो गए। लल्लन सिंह सुन लो, नीतीश कुमार सुन लो, आज वही चल रहा है। और पलटू राम का ये रिकॉर्ड भी चल रहा है कि मर जाऊंगा लेकिन आपके पास नहीं आऊंगा। उसके बारे में बात करो। पॉलिटिक्स में देखिए पॉलिटिकल मैच्योरिटी चाहिए। ये जो उन्होंने जो किया है और बाकी जो नेगोशिएशन हुए उसको अंडरस्टैंड करने के लिए जो पब्लिक डोमेन में नहीं आते हैं, हमको वहीं छोड़ना चाहिए। मैं समझा रहा हूं। पब्लिक डोमेन में आपके अमित शाह का ये कहना मौजूद है कि हमारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। पब्लिक डोमेन में ये मौजूद है। पलटू राम ये कहते हैं कि मैं मर जाऊंगा, आपके पास नहीं आऊंगा। एक आदमी जिंदा रहकर आपके पास कैसे आ गया और आपके दरवाजे कैसे खुल गए? इसका जवाब दीजिए ना। श्रीनिवास साहब, देखिए श्रीनिवास साहब, बीजेपी के ही लीडर का कल तक करके चलना चालू करूँ तो 9 के 10 बज जाएंगे रात के। श्रीनिवास साहब अरे ठीक तो है, करो ना भाई, कौन मना कर रहा है आपको? करिए ना। श्रीनिवास साहब सुनिए मेरी बात सुनिए। मैं कल बीजेपी के कई नेताओं का बयान सुन रहा था श्रीनिवास साहब, और वो कह रहे थे कि देखिए पहले तो यही सवाल रिपोर्टर्स ने जब उनसे पूछा कि भाई आप तो कहते थे कि उनके लिए दरवाजे नहीं खुलेंगे, फिर कल में अचानक से इतने दरवाजे ऐसे कैसे हो गया और कैसे ये क्या हो गया? क्या ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया गठबंधन को तोड़ने की वजह से, क्योंकि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन बना रहे थे, बीजेपी ने साजिश की है? देखिए सबसे पहली बात, इंडिया गठबंधन में इतना सेल्फ एंटाइटलमेंट ये है कि जब इन्होंने इनका जब पब्लिक डोमेन में, वापस मैं इन्हीं का ही स्टेटमेंट लेता हूं, पब्लिक डोमेन में उनका इंडिया अलायंस का कन्वीनर बनाने की पहली बात की थी, वो नहीं हुआ। कन्वीनर बनाने का पिछली मीटिंग में उनको साफ तौर पर कहा गया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। नीतीश कुमार को ही पहला ऑफर दिया गया था। देखिए एक बात बताता जी, एक कहने होती है, और इस मामले में जो अभी प्रेजेंट सिचुएशन हुआ है, मैं एक ही बात बोलना चाहता हूं। हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय श्री जेपी नड्डा जी ने जाके आशीर्वाद दिया है, देयर एंड्स मैटर। अरे वाह 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 वाह। पब्लिक में तो आपका कोई भगवान है तो उसको बोलेंगे बोल दिया, खत्म हो गया। नड्डा आपका भगवान है तो बोल दिया। अरे आप पब्लिक डोमेन में डिस्कशन कीजिए साहब। कांग्रेस क्या बोलेगा कि हमारा पार्टी उससे चलता नहीं है? नहीं, हम ये कह रहे हैं कि दरवाजे कैसे खुल गए, और वो आदमी कहता था कि मर जाऊंगा नहीं आऊंगा, तो वो जिंदा रह के कैसे आ गया? नहीं होता। नहीं ठीक है आप जवाब नहीं दे पाएंगे। मैं आप दोनों के पास ही आऊंगा। फैसल खान के पास आता हूं। फैसल खान जी, तेलंगाना की सियासत में एक बड़ा घटनाक्रम होने जा रहा है। बड़ा घटनाक्रम मैं इसलिए कह रहा हूं इसको कि अभी तक जो है पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर साहब ने अभी तक विधायक पद की भी शपथ नहीं ली थी। अब वो वापस आ रहे हैं 1 फरवरी। आपको क्या लगता है कि तेलंगाना की सियासत में भी इस तरह का कुछ देखने को मिलेगा? क्योंकि कई बार कई लीडर इस बारे में बोल चुके हैं। देखिए तेलंगाना की सियासत में अभी तो आपको आगे मालूम होगा, क्योंकि जो अपने जब पार्लियामेंट जो इलेक्शंस होने वाले हैं उसकी डेट
आ चुकी है जी। और रही बात अभी प्रिपरेशंस की, ऑफिशियल डिक्लेरेशन ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं हुआ, और रही बात प्रिपरेशंस की, हमारी भारत राष्ट्र समिति बराबर जो है सो अपने पार्लियामेंट्री मीटिंग्स ले रहे हैं तेलंगाना भवन में। एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी, एवरी पार्लियामेंट सेक्टर्स को बुला के हम डिस्कस कर रहे हैं, हमारे जो भी लूप होल्स हैं हम उसको रिकवर करने की जो सो कोशिशें जारी है। और रही बात केसीआर जी की, जो 1 फरवरी के दिन अपने जो है सो अपने सीएम की, अपने गेजवेल एमएलए की शपथ लेंगे, तो मुझे तो ऐसा नहीं दिखेगा कि तेलंगाना की राजनीति में ऐसा कुछ होने के चांसेस है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन रहेगा तेलंगाना की राजनीति में, और पार्लियामेंट इलेक्शंस में भारतीय राष्ट्र समिति का आपके बार परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा। हमारा ये है बस। बिहार की राजनीति से क्या देख रहे हैं, किस तरह से? बिहार में आप मेरे साथ जो सो सीनियर कांग्रेस लीडर भी जुड़े हुए हैं, मैं खुशकिस्मत हूँ जो सो सुजात अली सूफ़ी साहब के साथ मुझे बैठने का मौका मिला, और साथ ही साथ हमारे श्रीनिवास सर जो बहुत इंटेलेक्चुअल पर्सन है मेरी नज़र में। रिसेंटली जो सो हमारे आज तक की जो सो एक सर्वे निकला था, आज तक जो सो चैनल है, आज तक का सर्वे रिपोर्ट्स निकले थे जो बता रहे थे कि बिहार में सबसे बड़ा सीएम फेस किसका है। ठीक है। तो बता रहे थे कि तेजस्वी यादव का 43% है और नीतीश जी का 24% है। ठीक है। और एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा आपको कि बिहार की राजनीति में जो जेडीयू है जी, आप मेरी बात ऑन रिकॉर्ड में ये कह रहा हूँ, मुंसिफ चैनल पे मेरी ऑन रिकॉर्ड में ये बात कह रहा हूँ कि आप मेरी बात लिख के रख लीजिए यहाँ पर। मेरे साथ बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, मुझे ये कहना नहीं चाहिए, बट मैं ये कहना चाहूँगा कि जेडीयू 20 सीट के ऊपर ज़्यादा नहीं ला सकेगी अगर उन्होंने बीजेपी के साथ अलायंस करके लड़ रहे थे। 2025 के चुनाव की बात कर रहा हूँ मैं, विधानसभा चुनाव की। और रही बात सेकेंड चीज़, जो अभी रिसेंटली मैं पेपर पढ़ रहा था तो थोड़े दिन पहले मुझे मालूम हुआ कि अपने आईटी जो पॉलिसी जो बिहार में लाई गई थी, और न्यू स्पोर्ट्स पॉलिसी और न्यू जो सो टूरिज्म पॉलिसी, इससे 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट्स जो है सो बिहार में लाया गया था सिर्फ तेजस्वी यादव से। तो तेजस्वी आरजेडी की अगर हम बात करेंगे तो आरजेडी काम कर रही है ऑन फील्ड, ऑन ग्राउंड आरजेडी इज वेरी एक्टिव। अब ये पलटू जी का तो भरोसा नहीं है, कभी इधर तो कभी उधर, कभी इधर तो कभी उधर। एनडीए में भी रह के उन्हें कुछ नहीं कर ले सकते थे, एनडीए अलायंस में भी अब रह के उन्हें कुछ नहीं कर सके। अब बिहार की जनता ये जान चुकी है कि नीतीश कुमार का खात्मा होने वाला है, और इस चीज का सबूत आपको 2025 के विधानसभा चुनाव में आपको देखने को मिलेगा। सेकेंड चीज ये है कि अब आने वाला जो पार्लियामेंट चुनाव है जो बिहार की राजनीति में जो 40 सीट पे है, उसमें भी नीतीश कुमार को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि इंडिया अलायंस की भी बात नहीं है। इंडिया अलायंस में कोई, देखिए आप मुस्तक जो सो स्टेबिलिटी नहीं है इंडियन अलायंस में। ममता जी से पूछा गया तो उन्होंने बोले कि हम विदाउट इंडियन अलायंस हम जो सो अपने वेस्ट बंगाल में वी विल इंडिविजुअली जो सो विल फाइट ऑन पार्लियामेंट, जो सो हमारी इंडियन अलायंस की जरूरत नहीं है पार्लियामेंट इलेक्शन में। बोले इनका देख के इनको कन्वीनर का चांस दिए थे, इन्होंने जो सो हमारे को एक्सेप्ट नहीं करके फिर इन्होंने क्या करे, आप मल्लिकार्जुन खड़गे को जो है अपने कन्वेनर लिए, फिर जो है आप अलग हो गए, अब बीजेपी में चले गए आप। तो आप में खुद स्टेबिलिटी नहीं है, और इंडिया अलायंस मेरे हिसाब से कुछ बेसलेस अलायंस है और कुछ भी नहीं, बस इतना ही। ठीक है शुजात सूफी साहब, बेसलेस अलायंस है क्योंकि ममता बनर्जी उनका भी अलग स्टैंड देखने को मिल रहा है। आम आदमी पार्टी का पंजाब में कह रहे हैं कि 11 सीटों पे हम अकेले लड़ेंगे। कैसे करेंगे आप? बड़ी मजबूरी आपके सामने इसलिए है क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी आप हैं, लेकिन आप ही जो है अभी तक एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं बना पा रहे हैं। ना तो ममता बनर्जी के साथ कुछ सेट हो पा रहा है, ना आम आदमी पार्टी के साथ सेट हो पा रहा है। नीतीश के साथ कुछ सेट होता तो वो भी निकल लिए। देखिए केरला की मिसाल देता हूँ मैं। ठीक है बता। केरला में जो है सीपीआई सीपीएम हमारे स्टेट में हमारे मुखालिफ हैं। ठीक है। लेकिन इंडिया ब्लॉक की जब बात आती है तो वो हमारे साथ हैं। ठीक है। तो मान लीजिए कि वो 10 सीट जीते हैं, हम 10 सीट जीते हैं, तो हो गए 20। अलायंस की बात करिए ना जी। ममता जी ने ये नहीं कहा कि मैं इंडिया गठबंधन से अलग हो रही हूँ। ठीक है। ममता जी ने ये कहा, वो टैक्टिक्स होते हैं, हाँ, मसल पावर दिखाते हैं, उसमें सीट्स का जो है एक डिसीजन होता है, तो वो अपनी जगह पे है। लेकिन ममता जी ने ये कहा कि मैं गठबंधन से हट रही हूँ, ना जो है आपके मान ने कहा कि हम गठबंधन से हट रहे हैं। ठीक है। दिल्ली में इंटैक्ट है। यहाँ पर क्या है कि बीजेपी चौथे पोजीशन पे है पंजाब में जी। तो हम नहीं चाहते कि बीजेपी जो है इवन तीसरे मुकाम पर आए, उसको हम 4th पोजीशन पर रखना चाहते हैं, इसलिए हम लड़ेंगे आपस में।
जीतेंगे तो हम ही नुकसान ना। नहीं होगा क्या? इधर आपके भी वोटर्स आपको वोट देंगे, उधर बिल्कुल, भगवंत मान के बिल्कुल वोटर। देंगे। दोनों के वोटर दोनों को तो देंगे। फिर जब दोनों आपस में लड़ेंगे तो तीसरा तो फायदा उठा लेगा। तीसरा फायदा नहीं उठा सकता ना। बीजेपी 4th पोजीशन पे है, अकाली दल 3rd पोजीशन पे है। तो क्या अकाली दल को फायदा नहीं होगा देखिए इससे? 4th पोजीशन पे जो है वो 3rd पोजीशन में आ सकती है, 3rd पोजीशन में जो है वो 2nd पोजीशन में आ सकती है, लेकिन वो फर्स्ट तो नहीं हो सकती ना। लेकिन नुकसान तो है ना कहीं सीटों का। नुकसान बिल्कुल नहीं है, वही तो समझ नहीं पा रहे आप लोग। एक बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी हमारे यंग दोस्त जो है बोले कि बेसलेस है, ऐसा नहीं है, बहुत स्ट्रांग है, ये साउथ में बहुत स्ट्रांग है। लेकिन जड़ें तो वाकई मजबूत नहीं दिखाई दे रही जड़ें हैं, आप क्योंकि देखिए ना, अखिलेश यादव भी देखिए, नाराज हैं आपसे। देखिए 11 सीटें देने के लिए कह रहे हैं आपको। 11 सीटें जो है वो बता रहा हूँ ना मैं आपको, उनकी तरफ से 11 सीट का ऑफर आया। जब बातचीत होगी आजकल में, तो वहां पर भी सीटें बढ़ेंगी और हम तो कुर्बानियां देने के लिए तैयार हैं। हम तो कहते हैं कि हम जो है बराबर जहां जहां पे एडजस्टमेंट हो सकता है हम एडजस्टमेंट करेंगे। हम बड़े भाई का रोल प्ले नहीं करेंगे, समझे आप? तो वो उसमें किसी को कोई नुकसान होने वाला नहीं है। और खास तौर पे इंडिया ब्लॉक जो है ना, इट इज इंटैक्ट। हमारा दावा है कि हम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देंगे और हमारी सरकार बनेगी। नीतीश कुमार के जाने से कोई नुकसान नहीं होना। नीतीश कुमार के जाने से मैंने कहा ना आपसे, बहुत बड़ा बैगेज था वो चला गया, तो बहुत फायदा है हमको। तो बैगेज अब जो है बीजेपी को शिफ्ट शिफ्ट हो गया। मैंने बताया ना आपको हाँ। कि एक पार्टी आला जात की है, दूसरी पार्टी करेगी कि हम जो है कमजोर जातियों को भी जो है फायदा पहुंचाएंगे। तो आला जात की पार्टी क्या इनको काम करने देगी उस लाइन में? फैसल ने जो है बड़ा अच्छा कहा कि भाई ये तेजस्वी यादव जो है बहुत अच्छा रोल प्ले किया है, जॉब्स जो है क्रिएट किया है, इन्वेस्टमेंट लाया है। तो बोलने का मतलब ये है कि एक तरफ तो इन्होंने कहा कि इंडिया ब्लॉक का कोई बेस नहीं है, दूसरी तरफ दावा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार को बहुत बड़ी शिकस्त होगी। तो फिर जीत किसकी होगी? हमारी होगी ना। नहीं, उन्होंने 2025 के चुनाव की बात। हाँ नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ ना। देखिए क्या है, मैं बात विधानसभा चुनाव की कर रहा था 2025 की। नहीं, रही बात पार्लियामेंट की, जब मैं बात करूंगा तो मैं बताया कि इंडिया जो अलायंस है आपका, उसमें बेसलेसमेंट इस वास्ते नहीं है। मैं आप देख रहे हैं, आप जैसा बोले कि भाई हमारे अरविंद केजरीवाल भी कुछ ज़्यादा फोकस उस पर नहीं कर रहे हैं, ममता दीदी तो ऐसा बोल डाले, इन्हों जो है सब ने निकल के चले गए, इसमें कोई लीडर एक जगह नहीं है। और आपको मालूम होना चाहिए, इंडिया अलायंस भी अगर आप सक्सेसफुल हो गया तो राहुल जी का उतना फेस वैल्यू नहीं है कि उन्हें प्राइम मिनिस्टर के लायक है। वो एंड ऑफ द डे वही होता, वो गांधी परिवार ही जो है उसमें रूल करेगा। वो चीज हर बड़े बड़े लीडरों के नॉलेज में है, वो चीज सबके नॉलेज में। कुछ दिनों से देखें, पिछले कुछ पारियां देखें तो गांधी परिवार ने सेक्रीफाइस नहीं, किया। आपको प्रधानमंत्री हमेशा गांधी परिवार पॉलिटिक्स कर रहा है। इट इज ए पब्लिसिटी स्टंट, इट इज ए पब्लिसिटी अरे स्टंट। भाई, आपके चीफ मिनिस्टर ने ये कहा था कि हम सैक्रिफाइसेस नहीं बनाएंगे। सॉरी, आपके सीएम ने ये कहा था कि हम 4 मुसलमानों को आपके भी सीएम ने कहा था, आपके सीएम जो रेवंत रेड्डी बैठे हुए, उन्होंने तो बोले कि भाई वो दलित एमएलए को बनाएंगे बोल के, सीता अक्का को बनाएंगे नहीं बोले, बनाएंगे बोल के बोले। मैं सीएम नहीं बनूंगा तेलंगाना स्टेट का, सरिता अक्का बनेगी, सीता अक्का जो एमएलए है। आएंगे मैं तेलंगाना के इशू पे आऊंगा। मैं श्रीनिवास आपसे एक सवाल ले लेता हूं, मैं उसके फौरन बाद तेलंगाना के ही मामले पर आ रहा हूं। श्रीनिवास साहब, बड़ा बैगेज है, कैसे संभालेंगे? वो तो कह रहे हैं कि भैया हमारे पास से बड़ा बैगेज था, चला गया, ये तो बीजेपी को शिफ्ट हुआ है। अच्छा, मैं आज मैं माजरत चाहूंगा, थोड़ा सा अपना सवाल लंबा कर रहा हूं, मैं नहीं करता हूं लंबे सवाल, लेकिन मैं एक तो ये वाला सवाल, दूसरा आज मैं तेजस्वी यादव का बयान सुन रहा था। तेजस्वी यादव ने क्या कहा, अभी थोड़ी देर पहले का ये बयान है उनका, कि नीतीश कुमार हमारे आदरणीय थे, आदरणीय हैं, आदरणीय रहेंगे। मैं तो बीजेपी को मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने उनको ले लिया। आप समझ रहे हैं इसका मतलब क्या है? जो शुजात अली सूफी साहब कह रहे हैं ना, बड़ा बैगेज वाली बात वही हो रही है। देखिए, तेजस्वी यादव जी ने क्रेडिट वेयर इज ड्यू, उन्होंने बहुत ही पॉलिटिकल मैच्योरिटी दिखा के उन्होंने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है जहां पे उन्होंने कोई अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, वो मैं देखता हूं जी। मगर एक बात है, शुजात अली साहब का मैं सुन रहा था कि भाई हमारा इंडिया अलायंस हर जगह पे है, सोचने में कोई दिक्कत नहीं है, मगर मेरा ये हिसाब है, आप मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात, उत्तर प्रदेश, जो मेजर जो लोकसभा जहां से सीटें आती हैं, वहां पे ऑलमोस्ट आपका 1 to 1 जो फाइट होता है 200 सीटों में से, एग्जैक्टली अप्रोक्सीमेटली
आपका स्ट्राइक रेट 10 to 15% है, वो ही बाकी इंडी लीडर्स को डर लग रहा है। उन्होंने पूछा आपने क्या किया है जो आपका मनोबल बढ़ा है, आपका ग्राउंड लेवल का जो कार्डर बढ़ा है, ग्राउंड लेवल का जो एफर्ट्स बढ़े हैं, ताकि आपको क्यों हम ज्यादा सीट्स दे, ये क्वेश्चन उठा है। अरे सो भाई, यहां से मैं जो देखता हूं एक एक करके जो टूट के जा रहे हैं, टूट के गए भले ही टूट के वो कौन कोई गया बाहर बताइए नहीं ना, जाना टूट के चाहता कौन बिकॉज गया ऑफ देयर बताइए। पॉलिटिकल कंपल्शंस। टूट कर कौन ममता गया बताइए ना। आपको सीट नहीं देगी, उत्तर प्रदेश में वो आपको सीट नहीं देंगे समाजवादी, तमिलनाडु में सीट अभी मिलना मुश्किल है, हमको नहीं केरला चाहिए में भाई, बहुत बड़ा नेगोशिएशन होगा, हम तो और बाकी रहे विंध्याचल के ऊपर, आपको तो भगवान ही बचाए। भगवान तो आपको बचा रहे हैं ना, चलिए खुश रहिए आप। लेकिन क्या है, भगवान सभी का है ना, भगवान किसी एक जात का तो है नहीं, भगवान तो सभी का है। अब तक तो राम भगवान आपको बचा रहे हैं, हम बोलते हैं हो ना, सकता राम है, सत्य है। हो सकता हमने है, तभी तो बोला राम नहीं, सत्य नहीं, है। अधूरे अधूरे मंदिर की इफ्तिताह के बाद हो सकता है कि देखो, राम ना बचाए पहले आपको। यही खासियत होती है कांग्रेस वालों की। कोई खासियत नहीं है। आपने ये कहा, आपने ये कहा कि हमारे अलाई छोड़ के जा रहे हैं। मंदिर के एक तो नाम बताइए, कौन सा अलाई हमारा छोड़कर गया? नहीं, कौन सा अलाई हमको छोड़कर गया बताइए ना, एक नाम बताइए। नीतीश कुमार का शायद वो जिक्र छोड़ेगा था। नहीं। नीतीश कुमार के बारे में परिवार जो है जोड़ना बात चाहिए। करना पॉलिटिक्स की तौहीन है इस वक्त, आज की तारीख में। और आपकी पार्टी के बारे में बात करना परिवार बहुत जोड़ा तकलीफ अलग की बात है। साहब, पहले अपने पार्टी जोड़िए। ये जहां जहां राहुल जी के पैर पड़ते हैं वहां से एक एक करके चले जाते हैं। अरे भाई, हम लोग मर्द लोग हैं, हम कभी परेशान नहीं होते। हारते हैं तो खुश होते हैं, जीतते हैं तो अकड़ते नहीं है, बड़ी बात नहीं करते हम लोग। हम लोग शिकस्त को भी देखते हैं, फतह को भी राजनीति में देखते हैं। सबसे बड़ा सीख यही है, आप बहुत हम्बल रहना चाहिए। हम हम्बल ही हैं। और जो आपने बोला था ना हमारे आला लोगों की पार्टी है, वो गलत है, 100% आपका धारणा है, ही गलत है। अगर आप 100% है, हमें क्योंकि ऐसा सोचते हैं, आपके आप जितने तो लीडर्स गांधी के हैं, बिना तो आपके किसी को जितने ऊपर आने लीडर्स देते। हैं, शेड्यूल कास्ट के खिलाफ, छोटी जातियों के ठीक है। खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ जो है, आप ये हमेशा बढ़ते रहते सब हैं। एलिगेशंस है, ये सब एलिगेशंस है। आपका आप एक ऐसे जो है ही कोई अपना नरेश अलगाव कुमार, लगाते नरेश रहे। कुमार कोई है, वो कहता है कि मस्जिदों से श्री राम की आवाज आनी चाहिए। ऐसा नहीं होता भारत में। भारत आपको सबक सिखाएगा, आपको भारत भी सबक सिखाएगा, इंडिया भी सबक सिखाएगा, और आपके हिंदुस्तान भी आपको सबक सिखाएगा। ठीक है सूफी साहब, मुझे लगता है कि थोड़ा सा तेलंगाना का रुख भी कर लेना चाहिए। तेलंगाना के अगर मैं रुख करूं तो पहली बात तो मैं कहूँगा आपके हाथ से भी एक मौका छिटक गया। एमएलसी शायद आप बन सकते थे। नहीं, देखिए एक क्या कहेंगे, देखिए एमएलसी की जो पॉलिटिक्स है, पार्टी जो फैसला करती है वो बहुत सारे मेरिट्स को देखकर करती है। ऐसा नहीं है कि जो है कोई भी बन जाए, कोई भी हो जाए, ऐसा नहीं होता है। तो अब तो हम उम्मीद कर सकते हैं ना कि कोई मुस्लिम मंत्री मिल जाएगा इस सरकार में। देखिए, एक बात तो पक्की है जी कि पूरी जो है तबकात को, पूरे तबकात को नुमाइंदगी देना कांग्रेस का जो है फर्ज है, वो बराबर मिलेगा। क्योंकि कैंडिडेट्स हार गए तो बना नहीं पाए। आगे देखिए कुछ कोई ना कोई रास्ता निकलेगा, मिनिस्टर भी आएगा। अभी तो एक एडवाइज़र आ गया, पॉलिटिकल एडवाइज़र जी, उससे भी बहुत सारी जो है खिदमत मिलेंगी आवाम को, ख़ास तौर पे कमज़ोर तबकात को। जी होगा, क्यों नहीं होगा, कोई सेटबैक नहीं है। लेकिन शब्बीर अली साहब को सिर्फ एक पॉलिटिकल एडवाइज़र तक सीमित कर देना, क्योंकि वो मंत्री रहे हैं, और जो सियासत के चीफ एडिटर हैं उनको जो है देखिए जी, कौन क्या है वो अहम नहीं है जी। गवर्नर के कोटे में जी मोहम्मद अली शब्बीर साहब को नहीं दिया जा सकता था जी, लेकिन उससे पहले एक डिसीजन हुआ पार्टी में कि जो लोग हारे हुए हैं उनको मिनिस्टर ना बनाया जाए। अगर एक को बनाएंगे तो 56 जो है हारे हुए उम्मीदवार हैं, तो इसलिए एक डिसीजन लिया गया कि हारे हुए उम्मीदवारों को नहीं बनाया जाएगा। तो उसमें कोई सेटबैक नहीं है। लोग हार गए ना, सारे के सारे मुस्लिम कैंडिडेट हार गए। इस तरीके से देखा गया तो कोई मंत्री तो नहीं बनेगा जी। इस तरीके से देखा गया तो कोई माइनॉरिटीज में मंत्री नहीं बनेगा। ऐसा नहीं, बहुत सारी चीजें होती हैं, कोई रिजाइन करता है, कोई पार्लियामेंट के लिए जाता है, कई चीजें होती हैं, ऐसा कोई बड़ा मसला है नहीं। मतलब आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि अभी अगर लोकसभा के लिए कुछ लोग जाते हैं तो कहीं ना कहीं सीटें खाली होने की उम्मीद है। कुछ ना कुछ तो रास्ता निकलेगा ना। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत देर कर दी मेहरबा आते आते? नहीं, देखिए आपके सामने पूरा पिक्चर मौजूद है ना। नहीं, वही तो
आप दो एमएलसी की सीटें खाली होती हैं, लेकिन उसमें माइनॉरिटी को चांस नहीं दिया जाता। तो उसमें कुछ कमिटमेंट्स थे ना, कमिटमेंट्स थे। एक डिसीजन ये लिया गया कि हारे हुए लोगों को नहीं देना है, तो उसमें तो आ नहीं सकते थे। तो कुछ और लोग तो थे जो पार्टी के लिए लगातार काम कर रहे थे, उनको मौका दिया जा सकता था। हाँ, तो कि ये क्या ऐलान कर दिया गया कि मौका नहीं दिया जाएगा? मौका तो दिया जाएगा। लग नहीं रहा है, क्योंकि सरकार बन गई है, बड़ी बड़ी बातें की गई थी माइनॉरिटी के लिए, माइनॉरिटी डिक्लेरेशन लाया गया था। देखिए 100 दिन का वादा किया गया था, कितने दिन हो गए? नहीं, अब दूसरा महीना तो आपका चल रहा है ना। 100 दिन की 100 दिन में और 60 दिन में बहुत फर्क होता है ना। दूसरा महीना का मतलब आप जो है सेकंड जो है ये महीने में दाखिल हुए हैं। 100 दिन की जो है बात है, 100 दिन में देखिए अब क्या क्या होता है, क्योंकि हमको आवाम के सामने जाना है। बिहार के बाद क्या नहीं लग रहा कि तेलंगाना अगला निशाना हो सकता है? किसका? यही जो फेरबदल की राजनीति चल रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि कोई बॉर्डर तो है नहीं ना, सब ठीक है। ठीक है फैसल खान जी, पर सवाल इसलिए ये है क्योंकि देखिए जिस तरह की अभी राजनीति चल रही है और लोकसभा चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं बीआरएस ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। क्या वाकई इंडिया अलायंस में जाने के कुछ चांसेस हैं बीआरएस के, या लगता है कि अलग ही एक महाज पे लड़ने की तैयारी है? हम डे 1 से जब इंडिया अलायंस का जो सो बुनियाद रखी गई थी, जब भी हम जो सो अपने एकदम क्लियर तरीके से हम बोल दिए थे कि भाई हमारा कुछ भी ताल्लुक नहीं रहेगा इंडिया अलायंस से, और आगे भी नहीं रहेगा इंडिया अलायंस से हमारा ताल्लुक। हम इंडिविजुअली तेलंगाना हासिल किए थे, और इंडिविजुअली हम पार्लियामेंट इलेक्शंस में भी हम लड़के ये बताएंगे कि हम तेलंगाना की आवाज़ केसीआर साहब हैं। तेलंगाना लड़के यहाँ पर लेकर आए और तेलंगाना में काम करे, और डेवलपमेंट की बुनियाद पे अभी भी हम बता रहा हूँ आपको, मैं इससे पहले की भी डिबेट में यही कहा था, हम सिर्फ 2% शेयर वोट से हम जो सो पीछे है, ज़्यादा नहीं है, कुछ उतना ज़्यादा फर्क नहीं है। तो उस तरीके से अगर हम देखा गया तो हम पार्लियामेंट इलेक्शंस में बेटर परफॉर्मेंस करने की चांसेस है हमारे। ठीक है श्रीनिवास साहब, क्या केसीआर साहब के लिए भी दरवाजे खुले हैं जैसे नीतीश कुमार साहब के लिए खोले हैं आपने? देखिए, पहले मैं जो अभी जो उथल पुथल चल रही है तेलंगाना में, मैं थोड़ा स्टेटमेंट्स का एनालाइज कर देता हूं जी। जब कांग्रेस की सरकार ने शपथ ली, उन्होंने एक बात तो बोली थी, मैं अभी भी याद रखता हूं। वो बोलते हैं कि हम एक रिटर्न गिफ्ट देंगे। अब वो रिटर्न गिफ्ट क्या है, कैसे है, बीआरएस को वो समझ में नहीं आता। क्योंकि अगर आप एनालाइज करें, जो आजकल जो बीआरएस के जो एमएलएस का जो बैकग्राउंड है, वो कांग्रेस या टीडीपी से होके बीआरएस में आए हैं, पहले टीआरएस फिर बीआरएस में जी। और बहुत लोग श्री रेवंत रेड्डी साहब काम कर चुके हैं। अब ऐसा ये थोड़ा डेंजरस है, क्योंकि अभी 64-65 पे अभी कांग्रेस के एमएलए का पोजीशन है। सो यहाँ पे कांग्रेस की गवर्नमेंट को और स्ट्रेंथन करना है, कुछ हो सकता है, ये मेरा अनुमान है। वो छोड़िए, हमारे दरवाजे किसके लिए खुले हैं ना खुले, वो नहीं, बिना अगर यहाँ पे भी अगर कुछ होगा तो बिना आपके सपोर्ट के तो नहीं होगा ना श्रीनिवास साहब। इंटरेस्टिंग है। हाँ, अगर यहाँ पे भी कुछ होगा जिसके लिए आप अंदेशा जता रहे हैं, तो वो बिना आपकी मदद के तो होगा नहीं। देखिए, अब देखिए, अगर किसी को छींक आती है, किसी को हर चीज के लिए हम थोड़ी रिस्पॉन्सिबल है। मतलब नीतीश कुमार के लिए आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है? देखिए, वो उनका पर्सनल डिसीजन है। वो नहीं, सपोर्ट तो आपने भी किया उस पर्सनल डिसीजन का, पूरे सपोर्ट किया कि गवर्नमेंट में शामिल हो गए। मैं अभी भी बताता हूँ आपको, मैं अभी राजनीति में एक शिष्टाचार होता है। ठीक है, आप जब भी दूसरी जगह जाते हैं तो यू मेंटेन कॉर्डियल रिलेशंस एवरीवेयर। सो नीतीश कुमार जी उस मामले में बहुत माहिर है। क्या हमारे आपके कॉर्डियल रिलेशन नहीं है श्रीनिवास साहब? देखिए, मैंने कब मना किया? रेवंत रेड्डी साहब तो मैं उनको दाद देता हूं। पहले हफ्ते आके माननीय प्रधानमंत्री जी से, सब मंत्रियों से मिलके प्रोजेक्ट्स का सैंक्शन लाके और स्टेट के प्रोग्रेस के लिए किया। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अमित शाह जी, सबने प्रॉमिस किया हम तेलंगाना के प्रोग्रेस के लिए काम करेंगे। ठीक है, शुजात सूफी साहब, वो तो कह रहे हैं कि नहीं, अंदेशा जताया जा सकता है और इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के पास इतने ज़्यादा एमएलए नहीं है कि खतरा ना हो।
अगर देखा जाए तो वाकई जो जादुई आंकड़ा है वो 159 का है, आपके पास टोटल 64 एमएलए हैं, कैसे बचाएंगे इन पांचों को? देखिए, अगर जो है सरकारें अददी एतबार से जो है ताकतवर हों लेकिन अखलाकी एतबार से कमज़ोर हों तो रियासत को क्या पूरे मुल्क को ख़तरा है। समझे? बहुत बड़ी बात कही आपने। बिल्कुल कह रहा हूँ मैं जी। क्योंकि नंबर से कुछ नहीं होता। नंबर से जो है कोई कानून पास हो जाएगा, किसी को जो है आप कोई जगह पे कुछ चेंजेस लाएंगे, अमेंडमेंट करेंगे, वो तो हो जाएगा। लेकिन एक मजबूत सरकार के नहीं होने से भी बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, किसी भी रियासत का हो सकता है, किसी भी जो है मुल्क का हो सकता है। तो आपको वो खतरा यहाँ नजर नहीं आ रहा है? कोई खतरा नहीं, क्योंकि ये बातें चल रही हैं, बल्कि हमारे मुखालिफिन को खतरा है। नहीं, ये बातें चल रही हैं कि इस तेलंगाना सेफ आफ्टर बिहार। देखिए, बिहार में नई बात क्या हुई? बिहार में नई बात क्या हुई? पुरानी बातें हैं सारी। हाँ, तो फिर वो वहाँ का इम्पैक्ट यहाँ क्यों होगा? वहाँ पे तो आदत पड़ गई नीतीश को, हाँ, पलटने की जो है आदत पड़ गई है। नहीं, अगर केसीआर साहब उस आदमी के पास, वो आदमी कहता है मालूम है नॉन करप्ट है, नॉन करप्ट आदमी है, लेकिन कितना बड़ा मोरल करप्शन है ये कि आप एक पार्टी को जो है गाली दे देते हैं। जब आपको मालूम है कि आदत पड़ गई है, तो इतने बड़े अलायंस का कन्वीनर देने का क्यों अपॉर्चुनिटी दी? जवाब दीजिए। देखिए, हर आदमी कोशिश करता है सुधर जाएगा, हमको एहसास हुआ कि सुधर जाएगा, लेकिन वो जो आदत है उसकी वो बरकरार है। समझे? तो बिगड़ेल को जो सो कन्वीनर बना के पूरी कांग्रेस टूटने की, अलायंस टूटने का जो सो प्रैक्टिस चल रही थी शायद। ये भाई हम जो सो उनको मालूम है कि उन्होंने जो पलटू राम है बोल के अभी आप ही बोल रहे हैं, हम तो नहीं बोले। अगर कन्वीनर बना देते थे तो पूरी की पूरी जो है इंडिया अलायंस को ले जाके उन्होंने एनडीए में शामिल कर लेते थे। वही तो कह रहा हूँ ना, पूरी की पूरी इंडिया अलायंस जाके एनडीए 2 बन जाती थी। नहीं, हमारे लिए बहुत बड़ा कांग्रेस का कुछ पहले भी ऐसा हो चुका है। अगर हम पहले की राजनीति पे थोड़ी नजर रखें तो ऐसा हुआ है कि बहुत सारे नॉन जो है कांग्रेस और नॉन बीजेपी वाले एक साथ गए हैं, उन्होंने जो है सरकारें बनाई हैं, इस तरह का हुआ है। लेकिन अब फैसल, बड़ा सवाल ये है कि क्या लगता है कि वाकई जो है लोकसभा चुनाव में बीआरएस अपना वो हासिल कर पाएगी वोट शेयर जिसकी आप बात कर रहे हो? सबसे पहला सवाल। और दूसरा, क्या लगता है कि वाकई जो माइनॉरिटी को कांग्रेस की सरकार में हक मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया अभी तक? देखिए, पहले सवाल का मैं जवाब देना चाहूँगा कि आने वाला 2024 का जो पार्लियामेंट चुनाव है उसमें लोग तो ये कह रहे हैं कि भाई बीआरएस को अभी फिलवक्त ऐसा नहीं देखा जा रहा फेस पे। मैं अभी बताया आपको थोड़ी देर पहले कि भाई हमारे जो पार्लियामेंट्री मीटिंग्स चल रहे उसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है लोगों का। हम बता रहा हूँ मैं आपको, कई सर्वेज ऐसे हैं जहाँ लोगों को रिग्रेशन है कि भाई अरे ये नहीं होना था, ऑल ऑफ सडन ऐसा हो गया, ये नहीं होना चाहिए था, ऐसा हो गया भाई। इसकी रिजल्ट्स मैं बता रहा हूँ आपको, आने वाला पार्लियामेंट इलेक्शन आपको बताएंगे कि, और बीआरएस की परफॉर्मेंस भी बताएंगे आपको कि आने वाला चुनाव कैसा रहेगा। सेकंड चीज़, कांग्रेस की माइनॉरिटीज़ के लिए जो आप बोल रहे थे कि थोड़ी देर पहले हमारे जो सीनियर मोस्ट लीडर है कांग्रेस के, उन्होंने बोल रहे थे कि भाई सब कुछ जो है सब मैंने अपने उनका गिफ्ट मिलता, उनका जो है अपने उनका हक मिलता रिटर्न के। हाँ, तो आप ये भी बता रहे थे कि साथ ही साथ जो है अपने जो मेहनत करें उनका भी रिवॉर्ड मिलता। मैं ये बताना चाहूँगा कि भाई आप एक ताल्लुक़ रखते हैं सियासी सहाफ़ी फील्ड से, जर्नलिज्म फील्ड से, आप कौन सा जो है कांग्रेस में उतर के कौन से धरने दिए, कौन से मुद्दे पे ऐसा रिप्रेजेंट करे अपने आप को? आप कुछ भी रिप्रेजेंट नहीं करें, आप सिर्फ जो है अपने कमिटमेंट करे थे कि ये वाले विधानसभा चुनाव में आप हमको सपोर्ट करिए, आपके पैसे के बुनियाद पे हम आपको एमएलसी देंगे। ये सिर्फ खरीदो फरोख्त, बचकानी बात नहीं है, खरीदो फरोख्त है। गवर्नर कोटे में कौन आता है? नहीं, गवर्नर कोटे में कौन आता है ये नहीं मालूम। रेफरेंस कौन देते? सीएम ही तो देंगे ना, सीएम ही तो देंगे ना। क्या गवर्नर अपने जेब जो है अपने पचाना से बनाए? क्या गवर्नर के कोटे में कौन आता है? वैसा नहीं है। कांग्रेस लीडर को, कांग्रेस जो सीनियर लीडर्स है, कांग्रेस के वाकई जो वर्कर्स है, उन लोगों को अपॉर्चुनिटी दीजिए। ये वो सहाफी के जो एडिटर्स को उठा के आप जो है एमएलसी दे रहे हैं, तो उनके पैसों के बलबूते पे दे रहे हैं ऐसा नहीं, आप उनके पैसों के बलबूते पे दे रहे हैं, उनकी कोई काबिलियत नहीं है। नहीं मालूम भाई क्या आप इस तो बोल, आप समझिए ना साहब, मैं बेसिक नहीं माना तो आप मेरे को सिखाइए। मैं राजनीति आपसे सीखने के लिए बैठा हूँ, बहुत अच्छी बात, आप मेरे को समझाइए। सुनिए, अदब से सुनिए। गवर्नर कोटे में पॉलिटिशियन को नॉमिनेट नहीं किया जाता, ठीक है, इसीलिए श्रावण का जो रिजेक्शन हुआ उसी बुनियाद पे हुआ। गवर्नमेंट ने जो सिफारिश की थी श्रावण की, किसने की थी सिफारिश? ठहरो यार, ठहरो, सीएम ने की थी ना, यहाँ पर भी सीएम ने की थी सिफारिश। तो क्या, अरे तुम मैं लॉजिक की बात कर रहा हूँ, तुम बात कोई नहीं समझ रहे। देखिए, गवर्नर के कोटे में पॉलिटिशियंस नहीं आते,
गवर्नर के कोटे में आते खेल जगत की हस्तियां आती हैं, बिल्कुल, हाँ, इस तरह के लोग आते हैं, जी। गैर मामूली कानूनदा, गैर मामूली एडमिनिस्ट्रेटर, गैर मामूली एग्रीकल्चरिस्ट, ये लोगों को नॉमिनेशन दे दिया जाता उसमें। तो कांग्रेस से किसी लीडर को नहीं दिया जाता उसमें। सवाल उससे पहले की भी एमएलसी का है ना, क्योंकि 2 एमएलसी की सीट आप खाली होती है, वहां तो आप नहीं देते हैं, लेकिन गवर्नर कोटे की आप उम्मीद लगा के बैठते हैं। देखिए मैं आपसे कह रहा हूँ ना, पॉलिटिक्स में जो है ना एडजस्टमेंट होते हैं, एडजस्टमेंट हो जाते हैं, दैट इज द पार्टी डिसीजन, पार्टी का डिसीजन हो जाएगा। फिर तो बीजेपी परेशानी की जरूरत नहीं है। फिर तो बीजेपी नहीं, क्या हमको वोट नहीं चाहिए माइनॉरिटी से? नहीं, वही तो सवाल है ना, वोट तो सबको चाहिए, वोट तो बीजेपी को भी चाहिए, वोट कांग्रेस को भी चाहिए, वोट बीआरएस को भी चाहिए, लेकिन मिलेगा कुछ नहीं। हाँ बिल्कुल, क्यों, क्या नहीं मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। किसको? किसी को अभी तक क्या मिला है? माइनॉरिटीज को बताएं आप। यार एक बात बोलो, माइनॉरिटीज जो है ना जी, हिंदुस्तान में जो माइनॉरिटीज हैं जी, वो बहुत ही बाशऊर हैं, किसी की भीख पे नहीं जीते, सेल्फ जो है रिलायंस हैं, बीजेपी की भीख पे नहीं जीते, कांग्रेस की जो है कोई मदद की जरूरत नहीं है। माइनॉरिटीज की जब बात कर रहे हैं आप, तो माइनॉरिटीज अपने बलबूते पे जीने का सलीका जान चुके हैं अब 2014 के बाद। नहीं, शुरू से ही जान चुके हैं। हाँ। शुरू से ही जान चुके हैं, 1947 से जान चुके हैं, वो जो है अपने ढंग से जी रहे हैं। लेकिन कायद क्यों नहीं बना पाए अपना? क्या? एक भी कायद क्यों नहीं बना पाए? एक ऐसा कायद जो शायद वाकई कैसे बनेगा? कोई मशीन है क्या? हर मशीन है क्या? आप देखें ना, मुझे बताइए, कोई मशीन है तो मैं पार्टी के लिए खरीदता हूँ। नहीं, मशीन का सवाल ही नहीं है ना शुजात सूफी साहब। सवाल बिल्कुल, ये इंतहाई निकम्मी इमेच्योर बहस है कि मुसलमानों के पास लीडर नहीं है। देयर इज नो नीड ऑफ एनी लीडर। आपके पास जो है इतना इल्म है, सेल्फ रिलायंस इसको कहते हैं, खुद मुस्तहकम किसको कहते हैं, ये सारी चीजें हैं। क्या हमारे इस्तेमाल करने के लिए नुमाइंदगी चाहिए ना सर? हमारे इंस्टीट्यूट नहीं चल रहे हैं, हमारे इदारे नहीं चल रहे हैं। नहीं, क्या नहीं, देखिए ये तो वो वाली बात हो गई, हर पार्टी के लिए मुसलमान से कोई लीडर है तो बताइए, क्यों नहीं है? बड़े क्या है, क्या बताइए ना। देखिए हर जगह पे बताइए ना साहब, नाम लीजिए ना। ये शेड्यूल कास्ट का लीडर है, इसने जो है बिल्कुल चारों खाने चित कर दिया। मायावती है शेड्यूल कास्ट की लीडर, बताइए ना। मायावती है, क्या है? जीतन राम मांझी क्या है? मायावती क्या है? ये लीडर्स हैं मायावती शेड्यूल कास्ट लीडर के। थी, हाँ। अब जो है वो जीरो पे आ गई। बीजेपी ने कुचल दिया। सुनिए यार, बीजेपी ने कुचल दिया और उसकी कोई औकात नहीं है बेचारी की। कितने क्या परसेंटेज पे आके रुकी है? 12% पे आके रुकी है। देखिए लीडरशिप की जो बातें हैं बकवास है। मैं मानता ही नहीं, समझे आप? महमूद अली लीडर था। क्या है? क्या लीडरशिप है? केसीआर लीडर है। केसीआर जो है एक्सपेक्ट किया तेलंगाना के। आप लीडर है? मैं तो हूं ही नहीं। फिर आके बैठे ना लीडर बोल के, सीनियर कांग्रेस बोल के। लीडर बोल के नहीं बैठे आप सीनियर कांग्रेस के लीडर है बोल के आगे बैठे ना। सुनो, पार्टी मुझे तो अनाउंस मेरे को तो बताया दिया गया था कि कांग्रेस के सीनियर लीडर है बोल। क्या बोलते केटी श्रीनिवास साहब? आप तो मेरे को लीडर है बोल के बैठे इधर, आप भी लीडर नहीं है फिर। लेकिन शुजात सूफी साहब, अरे हम तो जो है बोल रहे हैं ना आपसे, हम एक पार्टी की नुमाइंदगी करने के लिए बैठे हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि आज हिंदुस्तान में पहले जैसा होता था ना कि ये शेड्यूल कास्ट के लीडर हैं, ये जो है फलां के लीडर हैं, वो सारी बातें खत्म हो गई। देखिए आज जो पॉलिटिक्स है, मैं माजरत, आप बहुत सीनियर हैं, आपका एक्सपीरियंस बड़ा है, लेकिन आप अभी श्रीनिवास साहब आप ही के पास आ रहा हूँ। आप बड़े अभी श्रीनिवास साहब को कह रहे थे, बीजेपी को कह रहे थे कि ये जो है अगड़ों की पार्टी है और लोअर तबकात को ये अपने यहाँ पे लेना नहीं चाहते। लोअर तबकात के लिए केसीआर साहब हैं, वो अपने आप को कहते हैं। उसके अलावा कहते हैं कि मायावती हैं, नीतीश कुमार हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे आजकल आपके वही दावा कर रहे हैं कि मैं हूँ एक छोटी कास्ट से आता हूँ, लेकिन मुझे कांग्रेस ने जो है अपना प्रदेश ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। तो ये क्या वाकई पॉलिटिक्स नहीं हो रही है कि यहाँ पे सारी जातियों की? आपको बड़ी संजीदगी से कह रहा हूँ, वो आप नहीं समझ पा रहे मैं जो कह रहा हूँ। अच्छा ठीक है। पहले क्या होता था, जैसा महात्मा गांधी थे, ठीक है, वो लीडर थे, ठीक है, वो जो है लोगों को अपने साथ लेके चलते थे, ठीक, पूरी दुनिया उनसे मुतासिर हुई। आज मुझे बताइए, क्या उस लेवल का लीडर है यहाँ पर? यानी बीजेपी के पास भी इस तरह का कोई लीडर नहीं? कहीं नहीं है जी। देखिए अगर बीजेपी के पास से आइडियोलॉजी निकाल दीजिए, राम का नाम निकाल दीजिए, तो बीजेपी फिर से 2 एमपी के उस पे जगह पे आ जाएगी। श्रीनिवास साहब क्या कहना चाहेंगे? देखिए कांग्रेस का सोच पे कोई जीएसटी नहीं लगता, वो कुछ भी सोचते रहे, कुछ भी बोल। सबसे पहली बात, सीताराम केसरी साहब कैसा हुआ, ही वॉज लिटरली थ्रोन आउट ऑफ द ऑफिस। सबसे बड़े दलित लीडर कांग्रेस के, वो भूल जाते हैं। आपके दलित लीडर बेचारे, आपके दलित लीडर जो हमारे तेलंगाना से थे, मैं बताता हूँ क्या किया आपने? अगर आपने
जड़ें मजबूत की होती 1947 अरे से, हम जड़ें मजबूत करेंगे साहब, जड़ें मजबूत के करेंगे। मतलब से आज हमने गलती IAS की, ऑफिसर, गिर गए। IPS ऑफिसर हर कोई होता। कांग्रेस ने उनको बस वोट बैंक के इस्तेमाल किया। ये आप गलत क्या है, कर रहे हैं? जो आप प्रवचन दे रहे हैं स्टूडियो में बैठ के। आपका सुब्रमण्यम कहता है कि मुसलमानों का हमने वोट सुधारा काट है, लो, मुसलमानों का सबने वोट सुधारा काट है लो। हमने। आपका सुब्रमण्यम सबसे स्वामी कहता ज्यादा है। बेनिफिशियरी स्कीम्स आज माइनॉरिटीज में, आपका एक लीडर कहता है कि मस्जिदों में से नारे लगाओ श्री राम के। क्या 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 कर रहे हैं आप नीचे से लोग? नीचे तबके, अरे सोचो, गौर करो, रात में वो सोते वक्त उसमें सोचो जो कि देश में क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, ये सोचो। सवाल लीडरशिप का था तो उसका जवाब दे रहा था। एलिटिज्म, एंटाइटलिज्म, यही किया आपने। आपने क्या किया हमारे लिए? आपने क्या किया हमारे लिए? 1947 से ये बताइए, इतना इम्पोज कर रहे हैं, आपको इतना गद्दी इम्पोज मिली कर थी रहे ना हैं। आजादी के बाद, आपने नींव मजबूत क्यों कर दिए? कौन सी नींव? हिंदुस्तान की कौन सी नींव मजबूत नहीं की है? देखिए आप अच्छा, देश ठीक को, है। देश को आप लोग शुजा धोखा कर रहे हैं। शुजा साहब, थोड़ा सा मैं टॉपिक पे जी। आना चाहूंगा। शुजा साहब, बिकॉज ऑफ ठीक है, जातिगत जनगणना की तो बात आप कर रहे थे जी। आपने तो कहा था कि जातिगत जनगणना होगी। अब जनगणना का क्या वाकई वादा पूरा करने का वक्त आ गया है? सुनने में भी आ रहा है कि जातिगत जनगणना जो है कराई जाएगी तेलंगाना में। बिल्कुल कराई जाएगी, बिल्कुल कराई जाएगी। जो जिनके साथ नाइंसाफी हुई उनको इंसाफ देने की कोशिश करेगी गवर्नमेंट, बिल्कुल करेगी। ऐलान हो चुका, 2-4 दिन में जो है एक्शन में भी आएंगे जी, बिल्कुल आएंगे। फैसल खान, जातिगत जनगणना क्या वाकई एक पॉलिटिकल टैक्टिक्स है या वाकई इससे कुछ फायदा होने वाला है? देखिए आप, ये सिर्फ और सिर्फ जो सो अपने कॉपी पेस्ट का काम किया जा रहा है। वहाँ से हम Ctrl+C लिए, फिर Ctrl+V, इधर जो कॉपी पेस्ट का राजनीति है ये तेलंगाना में बखूबी निभाई जाएगी। और देखना आप इस पे, आप जो सेंसस जो आंकड़े आगे निकल के आएंगे जी, आप उसमें जो परसेंटेज जो निकल के आएंगे उससे क्या जो है अपने रिजर्वेशंस में बदलाव आएगा। आप फिर रिजर्वेशंस बढ़ाइए, बढ़ाने की बात करिए, जॉब्स की बात करिए, वैसा तो कुछ भी नहीं है। और रही बात सेकेंडली कि जो तेलंगाना में जो राजनीति में अभी जो बदलाव आने वाला है कुछ दिनों में, आप जैसा बोल रहे हैं कि अब मैं हर कांग्रेस लीडर से जो मेरे से बात कर रहे हैं कि उन्होंने बता रहे हैं कि हमारे जो है अपने आने वाले दिनों में आप देख लीजिए, अभी तो 70 दिन हुए, अभी तो 60 दिन हुए, अभी जो तस्बीह पड़े जैसा जो दिना गिन रहे हैं। देखिए 100 दिन के बाद तेलंगाना की राजनीति में जनता बखूबी देखेगी कि कांग्रेस का कैसा रोल रहेगा आगे जाएगा। और कुछ दिनों में मालूम, और जो मैं तो यहाँ से बोल रहा हूँ, मैं यहाँ से बता रहा हूँ आपको, माइनॉरिटीज के साथ जितनी नाइंसाफी होंगी आने वाला वक्त बताएंगे, आने वाला वक्त बताएंगे आपको। श्रीनिवास साहब, आप कुछ कह रहे थे जी? हमारे दोस्त फैजल साहब का एक बात याद आता है, पिछले कई रिपोर्ट में उन्होंने बोला था जो भी रिपोर्ट होगी पहले बेंगलोर जाएगी, फिर वो दिल्ली जाएगा, दिल्ली से आएगा इधर। Exactly, वही होने वाला है। क्या होगा शुजात सूफी साहब? अरे वो देखिए, दिल बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। ये देखिए मुखालिफिन जो है जो चाहे कह लें, हाँ। लेकिन मैं एक बहुत सिंपल सवाल कर रहा हूँ। लेकिन क्या वाकई रिपोर्ट मैं सवाल ये कर रहा हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ, जी जी, बीजेपी को देश अजीज है या कोई और अजीज है, वो इसका फैसला कर ले बस। कोई और मैं नाम भी खुल के मैं नहीं खोलता, मैं वो समझते हैं मैं क्या कर रहा हूँ। हाँ। अगर आपको देश से प्यार है तो आपको बहुत चेंजेस लाने पड़ेंगे, क्योंकि देश अगर इस तरह की पॉलिसीज, दबाने वाली पॉलिसीज रहेंगी तो देश टूटेगा। देश को बचाने के लिए उनको बहुत ब्रॉड माइंड होना है, आगे बढ़ना है। सब तनकीद तो कर सकते हैं। हमने एक सवाल किया, आपने भी सवाल किया। हमने ये पूछा कि दरवाजे बंद हो गए तो दरवाजे क्यों खुल गए? सही। हमने ये पूछा कि मर जाऊंगा नहीं जाऊंगा, मरे बगैर वो कैसे आ गया, ये हमने सवाल किया। उसका तो जवाब नहीं दिया उन्होंने। उसका तो जवाब देना चाहिए था ना। नहीं, वो नड्डा ने जो कह दिया वो हरफ आखिर है। जब हरफ आखिर है तो देयर इज नो नीड टू डिस्कस, देयर इज नो नीड टू हैव डिस्कशन। नहीं, मैं नहीं बात करूंगा क्योंकि वो तो नड्डा का फैसला है, मैं क्यों बात करूंगा। हो गया, आप कह दे सकते थे, एक लाइन में आपका रोल खत्म हो गया था। हर कोई पार्टी का कार्यकर्ता मानता है साहब। क्या मानता है? उसमें कोई सवाल नहीं। हम भी मानते हैं, भारतीय जनता पार्टी, हमारे लीडर की हर बात हम मानते हैं। बस हो गया खत्म, बस हो गया खत्म। वही खत्म कैसे हो गया? जब डिस्कशन में एक पॉइंट आया तो आप जवाब नहीं दे पाए, खत्म हो गया। क्या बात है? मैं जवाब देने की बात नहीं है, नहीं। ये पार्टी का डिसीजन है। आपको एक्सप्लेन करना चाहिए था। देश खतरे में है, देश खतरे में है। अगर हम नीतीश के साथ नहीं जाते तो देश, अरे नहीं, आपको कहना चाहिए था ना, कुछ ना कुछ तो कहना चाहिए था। जब आपकी सरकार गई थी सेंटर में तब देश खतरे में था। अरे वाह वाह वाह। और पुलवामा में जो हुआ वो खतरा नहीं था। हाँ,
और आज तक उसकी तहकीकात नहीं हुई। 2014 आज में तक जो किसी आर्थिक स्थिति पे इसकी छोड़ के इंक्वायरी लाए नहीं हमारे हुई। देश को, और उसके ऊपर आप वो तक प्राइम ठीक मिनिस्टर, है। आपके हमारे प्राइम मिनिस्टर वोट भी मांगते हैं पुलवामा के इशू पे। आप उसके बारे में बात करिए ना। आपने लद्दाख का जो चाइनीज इंक्रेशन हुआ है, हाँ। आपके प्रिय और हम सब अरे सरकार में आप 10 साल से है ना भाई। उनके नहीं 10 पॉलिसीज की साल वजह से हुआ। आप सरकार में हैं तो एक्शन लीजिए ना। हमने ले रहे ना सब, नहीं, ले रहे सब कुछ। हम इलेक्शन जो हिंदुस्तान की क्या जो किया हालत सब है, कुछ। सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं कि चौथी इतने इकॉनमी 1000 पे किलोमीटर हम पे पहुंच कब्जा रहे है, हैं, और आपने जल्दी कुछ से नहीं तीसरे किया। इकॉनमी में पहुंचेंगे। और हर कोई बड़ा नेशन हमारे हिंदुस्तान में आके हमसे बात करता है। अब लोकसभा में कैसे देख रहे हैं वो सूफी हमारी साहब, परिस्थिति जी, है। लोकसभा में अब क्या लगता है, क्योंकि जिस तरह के हालात अगर चल रहे हैं, हम आपके करीबी महाराष्ट्र में तेलंगाना से लगे हुए क्या हुआ आपने देखा है, किस तरह से सरकार तोड़ी गई। ये इसीलिए मेरा सवाल था कि तेलंगाना में ये क्यों नहीं हो सकता। आपको वाकई मजबूत रहने की ज़रूरत नहीं है। पहला, अगर वाकई हम सारी चीज़ों को देखें, मद्देनज़र रखें, अब क्योंकि केसीआर साहब वापस आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई हाँ हमसे गलती हुई थी, हम उसको लोकसभा में सुधारने के लिए तैयार हैं। तो कि लोकसभा में नहीं लगता कि आपको वाकई कुछ अब बहुत मजबूती के साथ लड़ने की ज़रूरत है? अरे भाई मजबूती के साथ ही तो लड़ रहे हैं ना। किसने कहा कि मजबूती के साथ नहीं लड़ रहे हैं? हम मजबूत हैं, मजबूत थे, मजबूत रहेंगे। हर पार्टी अपने दावा करती है, हम भी दावा कर रहे हैं कि हम मजबूत हैं, मजबूत रहेंगे, अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस देंगे, पूरे मुल्क में अच्छा परफॉर्मेंस देंगे और 2024 में बीजेपी को हरा कर बताएंगे। क्या यहाँ किसी के साथ अलायंस करेगी पार्टी यहाँ पे किसके साथ अलायंस करेंगे? हम बीजेपी के साथ तो अलायंस कर नहीं सकते जी। प्रिंसिपल हमारा जो है अपोनेंट है। बीआरएस भी अब हम लोग जो है अलायंस नहीं कर सकते, वो भी हमारा अपोनेंट है। हम क्यों जाएंगे किसी के साथ? यानी इंडिया गठबंधन में बीआरएस के लिए कोई दरवाजे नहीं है? नहीं, हमने ये कभी नहीं कहा। हाँ। हमने कभी ये नहीं कहा, हम इतनी बड़ी बात कभी नहीं कहते। इन्विटेशन तो नहीं आया। अगर कोई जमहूरियत में पसंद करता है आना, आ सकता है। इनविटेशन तो आया था फैसल, अखिलेश यादव खुद मिलने के लिए आए थे केसीआर साहब से, उन्होंने केसीआर साहब से मुलाकात की थी, लेकिन उन्होंने ही जाने से मना कर दिया। हम तो स्टार्टिंग से क्लियर है ना सर। हाँ। इंडिया अलायंस में हमारा ना कोई इंटरेस्ट कर रहा और ना आगे, ये सिर्फ चाय पानी के लिए किया जा रहा है बस, और कुछ भी नहीं। एक जगह जमा हो, हाय हेलो करो, उसके बाद खत्म, बर्खास्त मीटिंग। इससे आउटकम्स कुछ भी नहीं है। मैं अभी भी बता रहा हूँ आपको, आगे भी यही कहूंगा, इससे आउटकम्स कुछ भी नहीं है। हाँ। अब मैं कुछ अपने एक बात आपको ये बोलना चाहूंगा। लास्ट पॉइंट आप कहते हैं। लास्ट पॉइंट प्लीज। वक्त की कमी जी। कि क्योंकि अब पिछले आप जैसा अभी तो टाइम की थोड़ी कमी है, आप जैसा बता रहे हैं कि पिछले दिनों में जो सो रेवंत रेड्डी के जो सो अपने वो थे कि एलिगेशंस की हम जो सो 100 फीट अंदर गाड़ देंगे, जो सो फिर वैसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे, बाहर जाके जो सो अपने देवोस के जो सो मीटिंग में जाके आप जो सो बेबुनियाद बातें कर दे रहे, ऐसा कर रहे वैसा कर रहे। मैं आप लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि बीआरएस पार्टी किसी से पर्सनल दुश्मनी नहीं रखती। आप जो सो बोल रहे हैं कि भाई अब शेर आ रहा बोल के, अगर हमारे पार्टी वाले अगर शेयर कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, तो आप बोल रहे हैं कि बाहर हड्डी के संग पिंजरा है बोल के, तो इतनी तो अकल रहना, शेर हड्डी नहीं खाता। सेकंड चीज, और रही बात आप जो केज वेज जो तैयार कर रहे हैं, अपना केज तैयार कर रहे हैं, शेर तो शेर ही रहता। सेकंड चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि पूरी कांग्रेस पार्टी को, जो तेलंगाना की कांग्रेस पार्टी को, ये मेरे तरफ से मुंसिफ टीवी के जरिए एक छोटा सा मैसेज है कि इख्तलाफ रखिए, दुश्मनी नहीं। और भाई इख्तलाफ रखिए, दुश्मनी नहीं। तनकीद करिए, बदतमीजी नहीं। तनकीद करिए आप, बदतमीजी नहीं। सियासत करिए, नफरत नहीं। हर किसी का एहतराम करना इंसानियत है, बदतमीजी नहीं। ऐसा है, देखिए पॉलिटिक्स में जो है लफाजी बहुत होती है, तकरीरें लफाजी अपने अदब और एहतराम में रख के करे तो बेहतर है साहब। मतलब 100 फीट गाड़ देता हूँ, उखाड़ देता हूँ। आप इतना गाड़ने का शौक है तो कहीं खबरस्तान में जब ढूंढ लीजिए रेवंत रेड्डी साहब। थोड़ी सी वक्त की कमी है। शुजा साहब, आप भी अपना लास्ट स्टेटमेंट जी बोलिए, क्या पूछना चाह रहे थे? पूरा इस घटनाक्रम को अब किस तरह से देखते हैं? क्या बिहार वाकई नहीं तो ओवरऑल अब क्या लगता है कि वाकई वो, क्योंकि अगर नीतीश कुमार की नाराजगी देखी जाए तो वो कहीं ना कहीं कांग्रेस से नाराजगी थी। वो कह रहे थे कि हमने इतनी मीटिंगें कर ली, कोई आउटकम नहीं निकल के आ रहा था, कोई हल नहीं निकल कर आ रहा था। क्या वाकई इस पे मजबूती से काम करने की जरूरत नहीं? देखिए, अगर कोई शख्स जाना चाहता है तो वो कई बहाने बनाता है जी। भाई जब आप आए थे यहाँ पर तो ये क्यों कह दिया था कि मर जाऊंगा, नहीं जाऊंगा? अब उनको ब्लेम करिए ना। यानी इंडिया गठबंधन में कोई कमी नहीं है? कोई कमी नहीं है। हम बहुत स्ट्रांग है और हमको ये जो वाकया आज का हुआ है बहुत अच्छा हुआ है, हम बेहद खुश हैं। इससे सीख मिलेगी आपको? सीख भी मिलेगी और हमको खुशी भी होगी कि ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज जिसको कहते हैं वो हमारे साथ हो गया। श्रीनिवास साहब, कई और पार्टियों के लिए दरवाजे खुलेंगे या बस बंद हो गया, या बीआरएस के साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे? मैं यही बोलूंगा कि मैंने हमारे कांग्रेस के मित्र को जी पहले पार्टी जोड़ो। मोहब्बत थोड़ी कम हो रही है कहीं ना कहीं, जरा मोहब्बत बांटो। और
मोहब्बत तो आपको बांटना है भाई, आपकी बुनियादी नफरत है। हम तो हर किसी के लिए आपकी बुनियाद ही नफरत है, प्यार मोहब्बत से किसी भी आदमी को, गरीब आदमी किसी को मौका देते हैं, समाज हर समाज के हर वर्गों को। भगवान राम क्या जो है इतने छोटे हो गए हैं उनको कि किसी से भी गुणवाई लगा लें, कोई जरूरत नहीं है। नफरत तो आपके पास है ना, ठीक है। नफरत आप छोड़िए, नफरत छोड़िए, पॉलिटिक्स होती रहेगी, देश चलता रहेगा। 1947 से आपका ट्रैक रिकॉर्ड चलिए, देश आप जो है हमारा किसी के लाइन पे नहीं चलता है, बड़े माजरत के साथ वक्त इसका की जो थोड़ी सी कल्चर है कमी वो स्ट्रांग है। ठीक है। कहीं ना कहीं अब जो राजनीति चल रही है, खासकर वो जो दल बदल की राजनीति चल रही है, हालांकि हम कह रहे थे कि दशकों से इस तरह का आता चलता चला आया है और कहीं ना कहीं बिहार इसका जननी कहा जा सकता है, क्योंकि हम देखें कि रामविलास पासवान अक्सर इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस रहे हैं कि कभी वो कांग्रेस के पाले में होते थे, कभी एनडीए के पाले में होते थे वो, और वही शायद नीतीश कुमार अब उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अब इंडिया अलायंस को एक बार फिर से अपने सभी दल के साथ बैठकर मीटिंग करने की ज़रूरत है और कुछ सख्त फैसले लेने की ज़रूरत है। आप सभी का शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। शुजात अली साहब आपका भी शुक्रिया, फैसल खान आपका शुक्रिया, और श्रीनिवास साहब आपका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। अब कुछ और नए मुद्दे लगातार बेबाक में हम बेबाकी से उठाते रहते हैं, कुछ और नए मुद्दों के साथ कल फिर हमारी टीम हाजिर होगी। फिलहाल अपने मेज़बान मोनिस अनवर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।